हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि 11 जनवरी 2022 का है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी और चैनल के लिंक्स भी मैं वहीं पर शेयर करती हूँ। क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। तो एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति है और एक तरफ उसके लिए आवश्यक रेनफॉल दिया हुआ है कि कितना रेनफॉल अगर होगा तो उसमें इस तरह की नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हम कुछ इस तरह से इसको मिला देंगे, ए को हम थर्ड से मिला देंगे, यानी कि जो 1 है जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ेगी, पर्याप्त बारिश पड़ेगी, वहाँ पर आपको 1 देखने को मिलेंगे, जंगल देखने को मिलेंगे। और बी को हम मिला देंगे पहले से, जहाँ पर आपको मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी, यानी कि मॉडरेट रेनफॉल रहता है, ना कम ना ज़्यादा। तो वहाँ पर आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बारिश होती है, पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। तो इसको हम मिला देंगे कांटेदार झाड़ियाँ, यानी श्रब्स को हम लो रेनफॉल से मैच कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उस टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे सांस लेने के काम आती है। सभी जो प्राणी हैं, सभी जो जीव हैं, उनके सांस लेने के काम में आती है ऑक्सीजन। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं और इसमें सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा घट जाती है। इंसोलेशन कहते हैं ये जो सूर्य का ताप जो पृथ्वी पर पड़ता है उसको। तो ये जो है बिल्कुल बात सही है। भूमध्य रेखा जो है ये होती है बिल्कुल बीच में, और ये यहाँ से जब हम ध्रुवों की तरफ इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ जाने पे क्या होगा, सूर्य ताप की मात्रा घट जाती है। बी कथन दिया है, सौर विकिरण पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये गलत है, ये तापमान के वितरण को पूरी तरह प्रभावित करता है। सोलर रेडिएशन एक तरह से हम समझ सकते हैं, जो सनलाइट होती है उससे ही हम इसको समझ सकते हैं। तो सनलाइट जो है जहाँ पर पड़ेगी या फिर जब नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे कि ध्रुवों पर आप देख लो तो सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं पहुँच पाती सीधी, तो बहुत ही तिरछी पहुँचती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से तापमान बहुत कम रहता है। और वहीं इक्वेटर पर जहाँ सूर्य सीधा चमकता है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो तापमान के वितरण को ये प्रभावित करती है जो सौर विकिरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक तरफ दिया है परिवहन और एक तरफ तो दिए गए हैं परिवहन के साधन कौन से होते हैं और उन साधनों का क्या फ़ायदा है, क्या विशेषताएं हैं उनकी। तो इसको हमें सही मैच करना है। सही मैच अगर हम करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए को हम 4 से मिला देंगे, यानी जो सड़क मार्ग है वो कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग है। और एक तरफ है ये रेल मार्ग को हम मिला देंगे किससे, ये 3rd ऑप्शन से। रेल मार्ग जो होते हैं तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान ढोने के काम में आते हैं। तो रेलवे जो होते हैं
काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आपको लंबी यात्रा करनी है तो, और भारी सामान ले जाना है तो उसके लिए लंबी यात्रा और कम खर्च में हो जाती है। इसके बाद जल मार्ग को हम किससे मिलाएंगे? सेकंड ऑप्शन से। अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है ये जल मार्ग। जैसे बाहर से कोई हमें सामान मंगवाना है, जैसे कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं या फिर बाहर कुछ चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो सामान है वो जल मार्ग के थ्रू ही आता जाता है। फिर है वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, क्योंकि पहले आप देखो जब ये वायु मार्ग नहीं था, एयरवेज नहीं था, तो उस टाइम पर यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती थी। दूर दूर की यात्रा के लिए कितने कितने दिन महीने लग जाते थे, लेकिन आज कुछ घंटों में ही कहीं भी आप पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। तो जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि हम अपनाते हैं या अपना सकते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा थर्ड, ए, बी और डी। यहाँ पर देखो, ए जो है सिंचाई नहरों को ठीक से बिछाना। तो सिंचाई नहरों को ठीक से बिछाना मतलब कि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। सेकंड है इसमें स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप सिंचाई का उपयोग। इसमें स्प्रिंकलर जो होता है वो हम पानी को कुछ इस तरह से छिड़कते हैं फसलों में कि पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुंचे, वेस्ट ना हो। दूसरा जो ड्रिप इरिगेशन जो दिया है, ये ड्रिप सिंचाई, ये भी कुछ स्प्रिंकलर की तरह होता है। स्प्रिंकलर में तो छिड़क देते हैं पानी, लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या करते हैं, एक छोटा सा छेद बना करके उसमें पौधों की जड़ों तक हम पाइप लगा के पानी पहुंचाते हैं। तो ये ड्रिप सिंचाई इस तरह से होती है। डी है इसमें जल संचयन, यानी कि पानी को हम संचित करके, इकट्ठा करके, जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, तो इस तरह से जल संचयन के थ्रू हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो कुएं खोदने से जल संरक्षण में कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये नहीं होगा। ए, बी, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों पर कथन ए और बी को पढ़ें, पहचाने किस संसाधन को संदर्भित किया जा रहा है, मतलब कि किस संसाधन के बारे में बात हो रही है। तो सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में दो कथन दिए हैं, जैसे कि ए, प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जैसे मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर जो है एक तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब वो रिसोर्स बन गया है वो, लेकिन वो उसकी जो सामग्री है वो कहाँ से मिली, हमें पेड़ों से मिली। तो प्राकृतिक पदार्थ था जो पेड़ था, लेकिन वो संसाधन बन गया जब उसका मूल रूप बदल गया। दूसरा है प्रौद्योगिकी, इस संसाधन का एक उदाहरण है। जो टेक्नोलॉजी है वो इस संसाधन का एक उदाहरण है, साथ ही इस संसाधन के अधिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी है। तो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड ही रिसोर्स है, और इसके साथ ही क्या हुआ है कि संसाधन का अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं। जैसे कि जब पेपर नहीं था, अब तो पेपर बना लेते हैं हम। पेपर क्यों बना लेते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है पेपर बनाने के लिए, और उसका अधिक प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा पेपर भी बना सकते हैं। लेकिन जब पेपर मौजूद नहीं था तो उस टाइम पर ताड़पत्रों पर लिखा जाता था या फिर पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके थ्रू अब ये जैसे पेपर ही हम बनाते हैं तो ज़्यादा हम इसका प्रोडक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए और उन क्षेत्रों के साथ जहाँ वे मुख्य रूप से की जाती हैं। तो ये एक तरफ कृषि का टाइप है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं, रीजन है जहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए को तीसरे से मिला देंगे। गहन निर्वाह कृषि ये होती है मानसून क्षेत्र में, जहाँ भी मानसून रीजन होगा वहाँ पर होती है। और बी को पहले से मिलाएंगे। बागान जो है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान है, ये बागान होते हैं, जैसे पूरे खेत के खेत ये बना देते हैं। कॉफ़ी भी ऐसे उगाई जाती है और चाय भी ऐसी उगाई जाती है। और फिर है सी को 4 से मिला देंगे, स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। और डी को दूसरे से मिला देंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि, शीतोष्ण
घास स्थल, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि जो होती है ना, उसमें किसान सरल औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करता है। और ये दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। झूम खेती का तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। झूम खेती जो है ये अमेजन बेसिन में होती है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पर होती है ये खेती। वाणिज्यिक खेती की बात करें तो इसकी जो फसलें उगाई जाती हैं और इसमें फसलें भी उगाई जाती हैं। दूसरा, जानवरों को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। और खेती का क्षेत्र और उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा काफ़ी बड़ी होती है। इसमें कमर्शियल फार्मिंग एक तरह से होती है। ये कमर्शियल यानी पैसे के लिए ही ये फार्मिंग की जाती है। वृक्षारोपण एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है, ये भी कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे, जैसे कि ये थर्ड वाली थी। तो यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला या कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। तो बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की इसमें ज़रूरत होती है, मतलब इसमें पैसा भी लगता है और उसी हिसाब से फिर इनकम भी इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यालय त्यौहार मना रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विविधता के उत्सव को दर्शाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में ओणम का अगर सेलिब्रेशन किया जा रहा है मध्य प्रदेश के स्कूल में, तो आप समझ सकते हैं तो विविधता के उत्सव को ये दर्शा रहा है, क्योंकि विविधता जो है अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्मों से, इन सब से जुड़ी है। अब क्योंकि ओणम जो फेस्टिवल है वो केरल का प्रमुख त्यौहार है और अगर हम मध्य प्रदेश में मना रहे हैं तो क्या मिल रहा है उसको, एक तरह से विविधता को बढ़ावा मिल रहा है और विविधता ये दर्शा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा या फिर किसने दिया? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, तो ये तो भी याद ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की एक प्रणाली जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित होती है कहलाती है। तो ये कहलाती है क्या? संघीय राज्य, फेडरल स्टेट। तो इसमें जो पावर होती है ना वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट में है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करें डेली 4 PM। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।